Assalamualaikum everyone. This is me, Taimur Khan. उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो ज़िंदगी आप लोगों की ठीक जा रही होगी। अल्लाह करे आप सब लोग कामयाब हो जाए CSS में, बिकॉज़ ज़िंदगी में यार CSS का क्या है। ज़िंदगी में आप लोगों ने कामयाब होना है, सही है। एक कामयाब इंसान के पास पावर होना ज़रूरी नहीं है। वो कहते हैं ना, पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। तो जितना आपके पास पावर आएगा उतना ही आप हो जाएंगे। बाय द वे, आई एम जस्ट किडिंग, सही है। आप लोगों ने स्ट्रगल करना है एंड इंशाल्लाह वी विल बी ऑन दिस पोजीशन, सही है। इस पोजीशन पे हम होंगे, सही है। अच्छा जी, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रीजंस ऑफ अमेरिकन कॉलोनाइजेशन। यार क्या हो जाती रीजंस ऑफ अमेरिकन कॉलोनाइजेशन, क्या हो जाती कि लोग अमेरिका की तरफ कॉलोनाइजेशन करने गए। यूरोपियन क्यों गए? यूरोप में तो सब कुछ था यार, पैसे भी थे, लैंड भी था और सब कुछ, मतलब इट वाज अमेजिंग, एवरीथिंग वाज गोइंग बेटर। तो फिर लोग क्यों जा रहे थे? आज हम ये चीज़ें स्टडी करेंगे, सही है। कि देयर वर डिफरेंट रीजंस which drive the people toward the new world, सही है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, यही हम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन सी वजह थी कि उसके लिए अमेरिकन कॉलोनाइजेशन हुई, सही है। अच्छा, तो अभी हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाके हम देखेंगे। पहले से एक साइंटिस्ट था हमारे पास, अल्फ्रेड वेगनर। ये हमारे पास एक साइंटिस्ट था। इसने एक थ्योरी दी थी। क्या नाम था उस थ्योरी का? टेक्टोनिक ड्रिफ्ट थ्योरी। वो कहते हैं ना, जब हम बच्चे होते थे तो लोग हमें कहते थे, यार बेटा समंदर के आगे कोई दुनिया नहीं है। मतलब हम खुद सोचते थे कि समंदर के आगे दुनिया के, मतलब उधर सारा अंधेरा है और ये है वो है, कुछ भी नहीं है, सही है। दुनिया के उस कोने में, उस कोने में, उस कोने में। अच्छा, तो अब है, इसने एक थ्योरी पेश की अल्फ्रेड वेगनर ने। इसने कहा था कि ये जो आजकल की दुनिया है ना, जो मतलब डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में डिवाइडेड है, पहली दुनिया ऐसी नहीं थी। पहली दुनिया सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट थी और उस कॉन्टिनेंट को हम सुपर कॉन्टिनेंट कहते हैं। उस कॉन्टिनेंट को हम क्या कहते हैं? सुपर कॉन्टिनेंट हम कहते थे। और उस सुपर कॉन्टिनेंट को एक स्पेसिफिक नाम दिया था, पैंजर, सही है। इसको हम एक सुपर कॉन्टिनेंट, और ये एक ही कॉन्टिनेंट, पूरी दुनिया जो थी ये एक ही कॉन्टिनेंट थी, जिसको हम सुपर कॉन्टिनेंट कहते थे। लेकिन ये साइंटिस्ट फिर कहते हैं, अल्फ्रेड वेगनर भाई कहते हैं कि नहीं यार, फिर बाद में क्या हुई, ड्राफ्टिंग हो गई दुनिया की। ड्राफ्टिंग की वजह से ये दुनिया के बीच में समंदर्स आ गए। सॉरी, समंदर्स बोल रहा हूँ, बेसिकली आई एम पठान, सो उर्दू इतनी स्ट्रांग नहीं है, सही है। समंदर आ गया है इसके बीच में, डिफरेंट चीज़ें आ गई। तो फिर दुनिया का जो दुनिया के जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, ये एक दूसरे से थोड़ा सा सेपरेट हो गए। तो इसको हम, ये टेक्टोनिक ड्रिफ्ट थ्योरी है, सही है। और इसको हम क्या कहते हैं, ये जो टू पार्ट्स में, मतलब जिसके बीच में पैसिफिक रिवर आ गया और अटलांटिक रिवर आ गया, इस डिवीज़न को हम क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हम कहते हैं। दुनिया जो है ये स्प्लिट हो गई। फॉर एग्ज़ाम्पल ये दुनिया है, वो कहता था कि दुनिया पहले ऐसी एक ही दुनिया थी, मतलब दुनिया एक ही थी, सही है। फिर इसमें अमेरिका, उसमें ड्रिफ्टिंग हो गई, तो बीच में ये पैसिफिक रिवर आ गया, अटलांटिक रिवर आ गया, और ये जो अमेरिका है ना, ये एक जगह पे आ गई, और ये जो बाकी दुनिया है, यूरोप, ये दूसरी जगह पे आ गई। तो ये ड्राफ्टिंग है, सही है। तो ये थ्योरी है, सही है।
अच्छा, फिर ये साइड क्या सोचता था कि दुनिया, ये जो समंदर है ना, पैसिफिक पैसिफिक रिवर जो है, तो इसके उस पार कुछ भी नहीं है। इस पार क्या है? कुछ भी नहीं है, अंधेरा है। जैसे मैंने बताया ना, जब हम बच्चे होते थे तो लोग कहते थे यार उधर उस तरफ कुछ भी नहीं है, अंधेरा है। सही है। और अमेरिका क्या सोचता था? अमेरिका ये सोच रहा था, सॉरी मैप जस्ट आई एम जस्ट ड्राइंग टेंटिवली मैप, सो दैट्स वाई। सही है, सही नहीं आ रही। तो ये साइड जो है, ये यूरोप साइड जो सोच रहे थे कि इस तरफ कुछ भी नहीं है समंदर के उस पार, और ये लोग सोच रहे थे कि इस तरफ कुछ भी नहीं है। न इनको इनका पता था, न इनको इनका पता था। सही है, किसी को भी पता नहीं था। अच्छा, फिर क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया कि इन सबको पता चला यार कि है बहुत कुछ है इसके आगे। सही है, ऐसा क्या हो गया? तो आज हम क्या पढ़ेंगे? वो हम पढ़ेंगे कि ऐसा क्या हो गया कि इनको पता चला कि यार समंदर के उस पार भी जगह है। सही है। अच्छा जी, तो फिर ऐसा क्या हो गया कि इनको पता चला? सही है। अच्छा, फिर अभी हम देखेंगे मैप के थ्रू। सही है। ये है फॉर एग्ज़ाम्पल, ये है अमेरिका, और ये है आपका हो गया यूरोप। सही है। तो यूरोप जो है वो ट्रेड कर रहा था एशिया के साथ थ्रू लैंड, जिसको हम क्या कहते हैं? सिल्क रूट। सिल्क रूट के थ्रू एक दूसरे से क्या कर रहे थे? ट्रेड कर रहे थे। सही है। तो यूरोप जो है आजकल भी मतलब वो अपना होल्ड जमाने के लिए वो सीपेक का वो कर रहे हैं। सही है। मतलब सीपेक का रूट इस्तेमाल करने में काफ़ी किरदार, मतलब वो जो सिल्क रूट है उसको रिवाइव करने के लिए वो सीपेक इस्तेमाल करने में दिलचस्पी लेते हैं। सही है। अच्छा, तो ये हो गया आपका यूरोप। यूरोप क्या कर रहे हैं? सिल्क रूट के थ्रू ट्रेड कर रहे हैं। अभी यूरोप चाहता है कि हम एशिया के साथ ट्रेड करें, लेकिन थ्रू रेवर कर ले, क्योंकि ये थोड़ा महंगा नहीं पड़ता ना लैंड से, मतलब सस्ता पड़ता है। तो ये लोग कह रहे कि सोच रहे थे कि हम क्यों ना हम समंदर के थ्रू हम उसके साथ कर ले। सही है। अच्छा, वो एक मैं आप लोगों को एक कोटेशन बताता हूँ। वो कहते हैं ना कि एक कैप्टन है, वो कहते हैं महान, वो लिखता है कि आप सी पावर इज़ द की टू वर्ल्ड पावर। सी पावर इज़ द की टू वर्ल्ड पावर। अगर आपने समंदर पे कब्ज़ा कर लिया, मतलब आपने दुनिया पे कब्ज़ा कर लिया। सही है। तो ये लोग भी वही चाहते थे कि हम समंदर पे थोड़ा सा मतलब अपना कब्ज़ा कर ले। सही है। तो जब इनको पता चला कि दुनिया तो गोल है, सही है, दुनिया गोल है, तो मतलब हम इधर जाएंगे समंदर में तो ये समंदर उधर एशिया के साथ लिंक होगा ना। सही है, एशिया के साथ क्या होगा? लिंक होगा। मतलब दुनिया गोल है ना, अगर गोल है तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये इस एशिया के साथ बॉर्डर पे होगा, समंदर का ये दूसरा हिस्सा। तो ये लोग क्या कर गए, मतलब अपने ट्रेड को मेंटेन करने के लिए क्या उसने क्या किया? कोलंबस को भेज दिया। सही है। और कोलंबस क्या कर रहा था? एक न्यू वे तलाश करने में गया, न्यू वे फॉर ट्रेड, तिजारत के लिए एक नया रास्ता तलाश करने के लिए गया। सही है। तो ये क्या हो गया? ये फर्स्ट रीज़न जो है ये था कि वो ट्रेड को मेंटेन करने के लिए, सस्ता ट्रेड करने के लिए, समंदरी रास्ता तलाश करने के लिए वो लोग कहाँ पहुँचे, कहाँ गए? फिर कॉलोनाइजेशन का एक रीज़न आ गया। सही है। अच्छा, हम जब भी मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को तो हम पढ़ेंगे 3 पार्ट्स में। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कॉलोनाइजेशन,
तो हम पढ़ेंगे वाई, हाउ एंड इम्पैक्ट्स। सही है। कॉलोनाइजेशन हुई, क्यों हुई, वजह क्या था, जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, एक मैंने डिस्कस की हाउ, कैसे हुई। सही है। और फिर उसके इम्पैक्ट्स क्या हुए, हम ये डिस्कस करेंगे। सही है। तो पहली रीज़न की समझ आ गई। अभी सेकंड रीज़न है। सेकंड रीज़न ये थी कि एक साइंटिस्ट था, जर्मन साइंटिस्ट, जिसका नाम था गटनबर्ग। उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस वो ईजाद किया। सही है। इससे पहले लोग जो थे यूरोप में, जितने भी लोग थे, बुक सिर्फ किंग के पास होती थी, क्वीन के पास होती थी, रॉयल के पास बुक होती थी। बुक सिर्फ उनको प्रोवाइड थी, बाकी लोग तालीम हासिल नहीं कर सकते थे। बाकी लोगों के पास एज सच अवेलेबिलिटी या अथॉरिटी नहीं थी कि वो लोग तालीम हासिल करें। सही है, क्योंकि बुक सिर्फ किंग के पास होता था। तो जब प्रिंटिंग प्रेस आ गई तो पहले तो बुक हैंड पे लिखते थे, बाय हैंड। तो फिर जब प्रिंटिंग प्रेस आ गई तो ये ट्रेंड जो है था ये चेंज हो गया, बुक हर किसी के पास आने लगा। और वो कहते हैं ना, जब बुक हर किसी के पास आ जाता है तो ऑब्वियसली यार हर कोई जो है वो समझ जाता है कि मतलब क्या करना है, अपने लिए क्या करना है। सही है। तो हर कोई समझ गया। सही है। तो इस एज को, जिसको हर किसी को समझ आ गई, इस एज को यूरोप के हिस्ट्री में क्या कहते हैं, एज ऑफ एनलाइटमेंट इन यूरोप। सही है। तो एनलाइटमेंट आ गई। एनलाइटमेंट जब आ गई तो लोगों को पता चला कि हमने क्या करना है यार, हमें तो मतलब इस तरह का टेक्नोलॉजी हमने लेना है, हमने ख़ुद को एडवांस करना है टेक्नोलॉजिकल। तो जब लोगों को पता चला कि टेक्नोलॉजी भी है, टेक्नोलॉजी भी उस टाइम आ गई थोड़ी बहुत। सही है। शिप्स आ गए। तो जब शिप्स आ गई, पहले लोग मतलब उनके पास इतनी वो नहीं थी, डेयर नहीं करते थे कि वो लोग जाए समंदर के सफ़र पर। लेकिन जब शिप्स आ गई तो उन लोगों के पास डेयर आ गया। नाउ दे कैन डेयर टू गो इन द ओशन। सही है। तो फिर ये लोग क्या क्या किया इन लोगों ने, इनके पास डेयर आ गया यार, मैप मेकिंग इम्प्रूवमेंट हो गई, नेविगेशन टूल डेवलपमेंट हो गई, टेक्नोलॉजीज़ आ गए। तो ये लोग क्या मतलब अपने घर को छोड़कर एक नया जो वर्ड है इसकी तरफ क्या कर गए, मूव कर गए। सही है। तो ये एक सेकंड रीज़न थी। सेकंड रीज़न क्या थी, नेविगेशन, प्रिंटिंग प्रेस। सही है। एज ऑफ एनलाइटमेंट जो है ये सेकंड रीज़न आप लिख सकते हैं। सही है। रीज़न नंबर टू जो है ये एज ऑफ एनलाइटमेंट आ गई हमारे पास। सही है। जो प्रिंट, इसमें आपने लिखना है प्रिंटिंग प्रेस, और ये सारी चीज़ें आप लोगों ने क्या करना है, ऐड करना है। सही है। अच्छा, अब जो हमारे पास है रीज़न नंबर थर्ड क्या थी, रिलीजियस परसिक्यूशन। इसमें क्या था, अच्छा इस तरह था उस टाइम में कि किंग हेनरी था यूरोप में। सही है। उसकी शादी हो गई थी कैथरीन। सही है। दोनों क्या थे, कैथोलिक थे। दोनों क्या थे, कैथोलिक। अच्छा, तो वो कैथोलिक थी। सही है। उस टाइम प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, ये दो लोग रिलीजियस पीपल थे। सही है, ग्रुप थी। तो इसने मतलब हेनरी, उनका जो मानना था वो कहता था कि दुनिया पे सिर्फ
आदमी ही हुकूमत कर सकता है। सही है। तो अनफॉर्चुनेटली इसकी कैथरीन से कोई बेटा नहीं था, एक बेटी थी बस, जिसका नाम था मैरी वन। तो अभी इसने चाहा कि मैं क्या करूँगा, दूसरी शादी करूँगा कि मेरा बेटा हो जाए, मेरी हुकूमत को संभाल ले मेरे बाद। तो इसने क्या करना था, डिवोर्स करना था। और डिवोर्स के लिए इसने पोप के पास जाना था। पोप उस टाइम होता था रोमन चर्च में। तो इसने सोचा यार क्यों ना बाढ़ में जाए कैथोलिक, बाढ़ में जाए पोप। उसने अपना एक चर्च बनाया, अपना एक पोप रखा उस पर। सही है। और उसका जो चर्च था उसका नाम रखा गया एंग्लिकन। चर्च। और ये आजकल दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट चर्च भी है। सही है। इसने पोप रखा, इसने डिवोर्स दिया। सॉरी, एक बात मैं भूल गया, वो डिवोर्स क्यों होना था। उस टाइम जो था कैथोलिक में, ये रिलीजन में ये था कि आप 2 बीवियों से शादी एट अ टाइम, 2 बीवियाँ आप नहीं रख सकते। तो इसलिए इसने डिवोर्स करना था। सॉरी, ये बात मैं भूल गया था। सही है, आप लोग कंफ्यूज ना हो इसमें। तो डिवोर्स किया और शादी की एक प्रोटेस्टेंट लड़की से जिसका नाम था एनी। सही हो गया। अच्छा, अभी एनी जो थी ये प्रोटेस्टेंट थी और कैथरीन जो थी वो कैथोलिक थी। सही है। अच्छा, तो इसके बाद ये हुआ कि इसका एक बेटा पैदा हो गया एनी से, एडवर्ड 6। इसका एक बेटा पैदा हो गया, किससे, एनी से। सही है। अभी इसकी मदर, इस बेटे की मदर जो थी वो तो प्रोटेस्टेंट थी, उसका बाप भी प्रोटेस्टेंट बन गया था ना, मतलब। तो इन दोनों ने एक मूवमेंट स्टार्ट की और उस मूवमेंट को प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन का नाम दिया। सही हो गया। अभी इसके बाद एक प्रॉब्लम पैदा हो गई। सही है। एडवर्ड के बाद एक क्वीन आ गई। एडवर्ड के बाद क्या हो गया, एक क्वीन आ गई गवर्नमेंट में। सही है। और वो क्वीन क्या थी, वो कैथोलिक थी। सही है। तो मतलब कैथोलिक थी तो प्रोटेस्टेंट से नफरत करती होंगी ना। तो इसने क्या किया, सारे जितने भी प्रोटेस्टेंट थे उनको मार दिया, जो आना नहीं चाहते थे कहाँ पे, कैथोलिक में, किल्ड। और हिस्ट्री लिखती है कि इसने तकरीबन 300 पीपल को जलाया था, बर्न। इसलिए ये हिस्ट्री में ब्लडी मैरी के नाम से भी फेमस है। सही है। कि मैं 4th रीज़न आपको बताने जा रहा हूँ। सही है। 3rd रीज़न, सॉरी, रिलीजियस परसिक्यूशन का। फिर क्या हो गया, अभी इसने अभी इसका मतलब, फिर इसके बाद एलिज़ाबेथन आती है। एलिज़ाबेथन 1। सही है। और वो क्या थी, वो प्रोटेस्टेंट थी। तो प्रोटेस्टेंट उस टाइम थे नहीं, मतलब जितने थे वो कैथोलिक बन चुके थे, जितने थे बाकी को तो मारा था 300 को। तो जो कैथोलिक बन चुके थे इसको
एलिज़ाबेथ ने मारा। सही है, पहले प्रोटेस्टेंट थे फिर कैथोलिक बन गए। कैथरीन सॉरी इसकी वजह से जो प्रोटेस्टेंट किंग आए, क्वीन आई थी, सही है, तो उसकी वजह से जो कैथोलिक आई थी फिर प्रोटेस्टेंट आ गई कैथोलिक, तो उसने दोबारा उनको मार दिया। सही है, जो बाकी थे। तो अभी क्या था, मतलब ये देखें ना, एक आता है अपने रिलीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, अपने आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए लोगों को मार देते हैं। फिर इसके अगेंस्ट दूसरी आती है, वो भी मार देते हैं। तो लोग क्या हो गए, लोगों ने सोचा कि यार एक आता है वो भी मार देता है, दूसरा आता है तो वो भी मार देते हैं, क्यों ना हम न्यू वर्ल्ड की तरफ चले जाएं, जहाँ पे कम से कम हमें ज़िंदगी तो हमारी सिक्योर होगी ना। तो ये क्या हो गया, दिस वॉज द थर्ड रीज़न ऑफ अमेरिकन कॉलोनाइजेशन। थर्ड रीज़न जिसको हम क्या कहते हैं, रिलीजियस परसिक्यूशन। समझ आ गई इसकी, रिलीजियस परसिक्यूशन, दिस वॉज द थर्ड रीज़न ऑफ अमेरिकन कॉलोनाइजेशन। सही है। अच्छा जी, अभी हमारे पास जो फोर्थ रीज़न है वो क्या है, पॉलिटिकल परसिक्यूशन। पॉलिटिकल परसिक्यूशन में भी सेम वही रिलीजियस परसिक्यूशन वाला किस्सा है। सही है। अभी इस पॉलिटिकल परसिक्यूशन में ये था कि ये क्या मतलब वजह बनी। सही है, तो इसमें ये था कि जो किंग था और पोप थे, किंग प्लस पोप, इसके बीच में क्या था, कोलिजन। कोलिजन किसको कहते हैं, मेरे ख्याल में आप सबको पता होगा, जब दो बंदे नेगेटिव थॉट्स, अपने नेगेटिव थॉट्स के लिए एक हो जाते हैं लोगों पे इम्प्लीमेंट करने के लिए। पोप कहता था कि किंग इज़ द सुप्रीम। सही है, और पोप कहता था लोगों को कि आपने किंग के ख़िलाफ़ नहीं जाना है। पोप कहता था कि किंग जो है एक सुप्रीम पावर है। सही है, जो लोग इसके अगेंस्ट स्टैंड लेते थे तो उनको क्या क्या मार दिया जाता था। सही है, ये पोप का, किंग के कहता था कि पोप जो है ये एक रिलीजियस पर्सन है, गॉड की तरफ से नॉमिनी है, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए कहते थे। सही है, अभी इस टाइम पे हमारे पास फिर आता है रोजियो मोंटेस्क्यू आता है। वो कहते हैं लोगों को कि किंग इज नॉट द सुप्रीम पावर। यार हु द हेल इज द किंग। किंग कौन है यार कि वो हम पे रूल करेंगे। द पावर शुड बी डिवाइडेड, पावर को डिवाइड करना चाहिए। सही है, क्योंकि इस टाइम लोगों में एज ऑफ इनलाइटमेंट चल रही है ना, लोग थोड़े से शऊर लोगों में है। तो कहता है मोंटेस्क्यू कहता है कि पावर शुड बी डिवाइडेड इन द जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। यार किंग के पास सुप्रीम पावर नहीं होना चाहिए, पावर जज के पास भी होना चाहिए, पावर लोगों के पास भी होना चाहिए। यार ये गलत बात है। अच्छा, ये एक आइडिया आ गया, सेकंड आइडिया। फिर इसके बाद रोजियो आता है। रोजियो लाला जब आता है तो वो कहते हैं यार किंग कौन है, पावर शुड बी इन द हैंड
ऑफ पीपल। यार पावर जो है ये लोगों के पास होना चाहिए, किंग के पास नहीं होना चाहिए। किंग के पास भी होना चाहिए लेकिन पावर जो है लोगों के पास भी होना चाहिए। सही है। तो अभी आप देखें ना, अगर आपको किसी चीज़ का पता ना हो, आप फॉर एग्ज़ाम्पल सॉरी टू से, अगर आपके पास आप तालीम याफ्ता ना हो, सही है, कोई गलत काम करे, आप तालीम याफ्ता ना हो और कोई गलत काम करे आपके सामने, आप उसको नहीं रोकते, सही है। लेकिन अगर आपके पास शऊर है और कोई गलत काम आपके सामने करे, आप उसको क्या करते हैं, रोकते हैं। सेम इन द केस यार, लोगों में शऊर पैदा हो गया था। लोगों को रोजियो और मोंटेस्क्यू ने बताया था कि यार पावर शुड बी इन द हैंड ऑफ पीपल। तो अभी वो लोग जो किंग उसके ब्रुटैलिटी को इम्प्लीमेंट कर रहा था, तो इन लोगों से बर्दाश्त नहीं होता था, और ये एक रीज़न बनी टू गो टू द न्यू लैंड, कि हमें उधर पे अपने राइट्स तो मिले ना, सही है। तो ये लोग न्यू लैंड की तरफ चले गए। दिस वाज द फोर्थ रीज़न ऑफ अमेरिकन कॉलोनाइजेशन, सही है, जिसको हम कहते हैं पॉलिटिकल परसिक्यूशन, सही है। ये पॉलिटिकल परसिक्यूशन इसमें आ जाती है, सही। अच्छा, इसके बाद जो फिफ्थ रीज़न है वो ये है कि उस टाइम क्या थी, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही थी यूरोप में, और पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही थी तो क्या होता है, फसल नहीं उगता ना। फिर टू टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर में हम दो तरह के पढ़ते हैं, एक होते हैं वर्टिकल ग्रो एंड एक होता है हॉरिजॉन्टल ग्रो। वर्टिकल में ये होता है कि आप कम जगह पर ज़्यादा फसल उगाए, हाइब्रिडाइजेशन करें। और वर्टिकल में ये होता है, मतलब ख्वाह आपके पास जगह कम, इतना ही जगह हो, लेकिन आप उसमें हाइब्रिडाइजेशन करें तो एक दाने से आप बहुत कुछ ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा फसल, सही है। और हॉरिजॉन्टल में ये होता था कि आपके पास ज़मीन ज़्यादा होना चाहिए। तो उस टाइम तो टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो ये तो फेल हो गया ना। टेक्नोलॉजी नहीं थी तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रही थी ना, और लैंड कम हो रही थी। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही थी। तो दोनों क्या हो गए, फेल हो गए। जब दोनों फेल हो गए तो इसमें क्या होता है, गरीब के लिए रहना मुश्किल था उस टाइम यूरोप में, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही थी ना। तो ये लोग किस तरफ चले गए, न्यू वर्ल्ड की तरफ। दिस वाज द फिफ्थ रीज़न विच इज़ द पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ एक फिफ्थ रीज़न थी फॉर अमेरिकन कॉलोनाइजेशन, सही है, समझ आ गई ये भी। एंड नाउ वी हैव द सिक्स्थ रीज़न विच इज़ इम्पीरियलिज़म। तो इसको भी समझते हैं। इम्पीरियलिज़म में ये था कि उस टाइम जो थे, हर एक बंदा, हर एक कंट्री चाहता था कि मैं एक्सपेंड करूं, सही है, कॉलोनीज़ बनाऊं, अपना पावर जमाऊं लोगों पर, सही है। तो जब पॉलिटिकल ग्रोथ एंड इकोनॉमिक ग्रोथ हर कोई चाहता था। पॉलिटिकल ग्रोथ इन अ सेंस के पावर में रूल करूं दुनिया पर, सही है। और इकोनॉमिक ग्रोथ ये था कि वो लोग अपने कॉलोनी से, के मतलब मैं कॉलोनी से जो है स्क्रैप लूँगा, ख़ाम माल जो होता है हमारा, उसको अपने कारखानों में क्या करूँगा, तैयार करूँगा, न्यू प्रोडक्ट बनाऊँगा, और उस न्यू प्रोडक्ट को सेल करके अपनी इकोनॉमिक कंडीशन जो है उसको बेहतर बनाऊँगा। तो उस टाइम यूरोप ने भी कुछ इस तरह सोचा कि मैं जाऊँगा यूएस नहीं, अमेरिका। मैं कभी भी अमेरिका यूएस का वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि अभी तक तो यूएस बना ही नहीं है यार। यूएस तो बाद में बनता है ना, ये तो मैं अमेरिकन कॉन्टिनेंट का जिक्र कर रहा हूँ। तो इसने सोचा कि हम अमेरिकन कॉन्टिनेंट, यूरोप ने क्या सोचा कि हम अमेरिकन
कॉन्टिनेंट पे जाएंगे और उधर पर क्या करेंगे, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगा हमारा। तो दिस वाज द सिक्स्थ रीज़न ऑफ अमेरिकन कॉलोनाइजेशन। समझ आ गई मेरी बात? तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। ये हमारा क्लियर हो गया, आज तक इतना ही काफ़ी है, सही है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा कि हाउ, मैंने अभी तक क्या पढ़ा है, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि मैं किस तरह पढ़ाऊँगा, वाई, हाउ एंड इम्पैक्ट्स, हर एक। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जंग का पढ़ाऊँगा, किसी भी वार का, तो यही पढ़ाऊँगा, सही है, यही पढ़ाऊँगा। तो मैंने ये पढ़ाया वाई का, हाउ का मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह क्या करूँगा, पढ़ाऊँगा, सही है, नेक्स्ट लेक्चर में। तो मेरे साथ रहिएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो अगर आपने आखिर तक देखी है तो आई होप के यू विल अंडरस्टैंड। आई होप कि आप लोगों ने सब कुछ अंडरस्टैंड किया होगा, सही है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग in this video. Thank you so much for watching my video. Thank you.